नमस्कार। अरब सागर में एक सिस्टम है लो प्रेशर के रूप में, जो कि बंगाल की खाड़ी से विकसित होने के बाद अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर पहुंचा है। इस समय इसकी जो पोजीशन है वो कोमोरिन और लक्षद्वीप के आसपास है, यानी ये आप देख सकते हैं, और काफ़ी इंटेंस सिस्टम नज़र आ रहा है। इसका दायरा भी काफ़ी व्यापक है। अगर आप इस मैप में स्क्रीन पर थोड़ा सा विजिबल कम होता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव सिचुएशन दिख रही है। और समुद्र की और साथ ही साथ वायुमंडल की जो स्थितियां इस समय हैं, उसको देखते हुए आशंका इस बात की है कि साइक्लोन जवाद अब विकसित हो सकता है। पोस्ट मॉनसून सीजन का ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म हो सकता है। और आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से भले उठा है, लेकिन ये जब आकर अरब सागर में री इमर्जेंस इसका हुआ है, तब इसके बारे में ये तय होगा कि ये सिस्टम बनेगा या नहीं बनेगा। इसके उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे लगातार बढ़ने की संभावना है। भारत के वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल ये चलेगा, इस तरह से चलेगा। और समुद्र की सतह का तापमान या समुद्र की जो अन्य स्थितियां हैं, साथ ही साथ वायुमंडल की जो स्थितियां हैं, उनको अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म उभर सकता है। और उभरने के बाद आमतौर पर इतने तटों के इतने करीब बनने वाला कोई भी सिस्टम भारत के इन कम से कम महाराष्ट्र तक तटों की तरफ एंटर नहीं करता है। गुजरात पर ज़रूर जा सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना इसकी होती है सॉरी, ज़्यादा संभावना इसकी होती है वेस्टर्न पार्ट्स में जाने की, यानी कि पाकिस्तान या फिर ईरान या फिर ओमान की तरफ और यमन की तरफ। लेकिन अभी इसके ट्रैक के बारे में हम बात नहीं करते हैं, बात करते हैं कि कंडीशंस क्या हैं जो इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म बना सकती हैं। आपको बता दें कि एमजेओ, अगर आप जानते हैं, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, एक ऐसा एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है जिसके चलते भारत के जो दोनों सी बेसिन हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों भागों में कन्वेक्टिव क्लाउड बनने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से प्रबल होती हैं। कुछ जगहों के लिए, ये इंडोनेशिया के लिए ये सिस्टम अगर एमजेओ अगर गुजर रहा होता है, तब उस दौरान इंडोनेशिया के लिए ये सिस्टमों को सप्रेस कर देता है, यानी यहाँ पर क्लाउड बनने बंद हो जाते हैं और बारिश की अगर गतिविधियाँ बन रही हैं तो वो कम हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंद महासागर क्षेत्र में, यानी इंडियन ओशन में, और साथ ही साथ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में, इन दोनों जगहों पर ये कन्वेक्शन को बढ़ा देता है, एनहेंस्ड कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर मौसमी हलचल बढ़ने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। और आपको बता दें कि एमजेओ पूरे ग्लोब का जो चक्कर लगाता है, भूमध्य रेखा के आसपास से लगाता है। और इस समय हाल ही में ये दक्षिण से, यानी भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इससे दक्षिण में इक्वेटर है, इक्वेटर के पास से होकर गुजरा है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, इस समय ये फेज़ 4 में पहुंच रहा है, यानी चौथे चरण में। और अगले 3-4 दिनों में ये चौथे चरण में ही रहेगा। आपको अब दिखाते हैं कि ये फेज़ क्या है। जब भारत में अरब सागर पर ये एंटर करता है, एमजेओ, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, इसका एक्चुअली मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन नाम इसलिए है क्योंकि दो साइंटिस्ट, मॉडर्न और जूलियन ने, इनका पूरा नाम मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने इसके बारे में खोज की थी कि ये क्या ऐसी वेव है जो एटमॉस्फेयर में रहती है, लेकिन समुद्र से इंटरेक्शन के बाद ये किसी किसी क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बारिश देती है और किसी किसी क्षेत्र में बारिश को कम कर देती है। इसीलिए इसका नाम मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन पड़ा। ओसिलेशन मतलब समुद्र में होने वाले बदलाव। तो ये जब अफ्रीका से होकर, अफ्रीका को पार करने के बाद हिंद महासागर में, यानी अरब सागर के पश्चिमी हिस्सों पर एंटर करता है, तब इसका नाम होता है, ये फेज़ 1 में होता है, फेज़ 2, उसके बाद फेज़ 3 में पहुंचता है बंगाल की खाड़ी में, और फेज़ 4 तक इसका इम्पैक्ट इंडियन ओशन पर, रीजन पर रहता है। और इस समय ये फेज़ 4 में पहुंचने की स्थिति में अब नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से आशंका ये है कि अरब सागर में ये बना सिस्टम और इंटेंसीफाई हो सकता है, और अभी इसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा समुद्र की सतह का तापमान जो है अरब सागर में, वो 28 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। 28-29 डिग्री सेल्सियस तापमान समुद्र की सतह का अगर होता है, तब किसी भी सिस्टम को और इंटेंसीफाई करने के लिए बहुत ही प्रबल इसे माना जाता है। और इस समय यही कंडीशन है। साथ ही साथ विंड शेयर काफ़ी लो है। लो विंड शेयर का होना भी साइक्लोनिक स्टॉर्म को विकसित करने के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरा जो अरब सागर का इस समय का सिनारियो है, तो यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद बन सकता है।
हालाँकि ये बहुत इंटेंसिफ़ाई होगा या और किस तरफ जाएगा इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। सिचुएशंस ऐसी अभी प्रेडिक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन कुछ मॉडल ज़रूर इंडिकेट करने लगे हैं कि इसकी वजह से साइक्लोनिक स्टॉर्म, इस लो प्रेशर सिस्टम के चलते साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हो सकता है। मैं आपको दिखाऊँ 7 और 8 नवंबर तक इसकी क्या कंडीशन होगी। ये देखिए, ये आगे जब बढ़ता रहेगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म बने या ना बने, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत यानी पूरा जो कोस्टल रीजन है कर्नाटक और केरल का, साथ ही साथ अंदरूनी हिस्सा तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश का, और आंतरिक कर्नाटक के हिस्से, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर कम से कम आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर बनता है, गुजरात के पैरेलल होकर निकलता है, तो निश्चित रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन पर ये सिस्टम तबाही मचा सकता है। मेरा मकसद इस बुलेटिन को करना आपको डराना या किसी तरह का हाइप क्रिएट करना नहीं है, बल्कि पहले से ही प्रिकॉशनरी अलर्टनेस के लिए मैं ये बुलेटिन कर रहा हूँ, ताकि आप पहले से ही तैयार हो जाएं कि अगर ऐसी कोई आशंका होती है तो जो कोस्टल रीजन है महाराष्ट्र का और कोस्टल रीजन है गुजरात का, जहाँ से होकर इसके गुजरने की संभावनाएं बन सकती हैं, आशंकाएं बन सकती हैं, उन जगहों पर लोग पहले से ही सतर्क रहेंगे तो सुरक्षा हो सकेगी, नुकसान को कम से कम किया जा सकेगा। इसके अलावा देश के अन्य भागों के मौसम को ये कितना प्रभावित करेगा, इसको हम आने वाले बुलेटिन्स में ज़रूर कवर करेंगे और आपको पहले से ही अपडेट भी करेंगे। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।